नया IBN 7 हौसला है। माया नगरी मुंबई, गुजरात की राजधानी अहमदाबाद, देश के दो बड़े और महत्वपूर्ण शहर, इन दोनों शहरों पर मंडरा रहा है आतंकी हमले का खतरा। खुफिया एजेंसियों ने जारी किया है अलर्ट। सीमा पार बैठे आतंकी आका ने रची है खौफनाक साजिश। समंदर के रास्ते मुल्क में घुसने के फिराक में हैं आतंकी। एक बार फिर 26/11 जैसे हमले की है तैयारी। 10 आतंकियों ने ली है हमले की पूरी ट्रेनिंग। एक बार फिर हमारे मुल्क को दहलाने की है कोशिश। बड़े होटल, भीड़ भरे बाजार को बना सकते हैं निशाना। लेकिन खुफिया एजेंसियों ने भी कस ली है कमर। हर हाल में नाकाम करेंगे आतंकियों के नापाक मंसूबे। देखिए टारगेट 2.0। टारगेट 2.0। जी हां, सीमा पार बैठे लश्कर तैयबा के आतंकवादियों ने एक बार फिर हमारे मुल्क को दहलाने की साजिश रची है। वही है टारगेट 2.0। इस बार उनके मंसूबे बेहद खतरनाक हैं। इस बार उनके निशाने पर है मुंबई और गुजरात के कुछ शहर। ध्यान से सुनिए, खुफिया एजेंसियों ने आतंकवादियों की एक चिट्ठी पकड़ने का दावा किया है। इस चिट्ठी के हवाले से खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है और यह कहा है कि आतंकी समंदर के जरिए भारतीय सीमा में घुसने और आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में है। एजेंसियां ये भी कह रही हैं कि आतंकवादी बड़े होटलों में, भीड़ भाड़ वाले बाजारों में और रेलवे स्टेशनों में निशाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या एक बार फिर आतंकी हमले से दहल उठेगा देश? क्या एक बार फिर होगा 26/11 जैसा बर्बर आतंकी हमला? क्या समंदर के रास्ते एक बार फिर आएगी तबाही? यह सवाल इसलिए क्योंकि खुफिया एजेंसियों के हाथ लगी है लश्कर की खतरनाक साजिश की पुख्ता जानकारी। ऐसी जानकारी जिसने खुफिया एजेंसियों के होश उड़ा दिए। सरहद पार पड़ोसी मुल्क में बैठे आतंकियों ने रची है देश को थर्रा देने वाली आतंकी हमले की साजिश। खुफिया एजेंसियों ने सीमा पार से आने वाले आतंकियों की कॉल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए पुख्ता जानकारी जुटाई है कि लश्कर तैयबा के आतंकी बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की तैयारी में है। इस बार उनके निशाने पर है मुंबई और गुजरात के कुछ बड़े शहर। इनमें से एक नाम गुजरात की राजधानी अहमदाबाद का भी है। खुफिया एजेंसियों ने एक बार फिर देश को दहलाने की आतंकियों की साजिश का खुलासा किया है। खुफिया विभाग ने अप्रैल महीने में सीमा पार बैठे आतंकियों के आकाओं की साजिश की कुछ जानकारी मिली थी, लेकिन इस बार ह्यूमन इंटेलिजेंस ने उनके इरादों की पुष्टि और कर दी है, जिससे मामले की गंभीरता बढ़ जाती है। 8 से 10 जितने आतंकी देश में तबाही मचाने के लिए तैयार है, जिसमें फिदायीन दस्ता भी है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक लश्कर के आतंकी मुंबई और गुजरात के शहरों को निशाना बना सकते हैं। 26/11 की तर्ज पर आतंकी हमले को अंजाम देने की तैयारी है। 8 से 10 आतंकियों के दस्ते को हमले की पूरी ट्रेनिंग दी गई है। इस दस्ते में फिदायीन भी शामिल है। सीमा पार बैठे आतंकी समंदर के रास्ते घुसपैठ की ताक में हैं। अगर समंदर के रास्ते घुसने में नाकामी मिली तो जम्मू कश्मीर के रास्ते घुसपैठ की पूरी तैयारी की गई है। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि आतंकियों ने इस बार सबसे बड़े और सबसे खौफनाक हमले की साजिश रची है। जानकारी के मुताबिक लश्कर के कमांडरों की साजिश है कि एक ही साथ कई जगहों पर आतंकी हमले किए जाएं, ताकि किसी को संभलने का मौका न मिले और हमले का असर भी बड़े पैमाने पर हो। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक 26/11 की तरह इस बार भी आतंकी भीड़ भाड़ वाली जगहों को निशाना बना सकते हैं। रेलवे स्टेशन, बड़े होटल और भीड़ भरे बाजार आतंकियों की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं।
ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिकार बनाने की साजिश है। जानकारी के मुताबिक 2 से 3 महीनों में इन हमलों को अंजाम देने की तैयारी है। आतंकियों के नापाक मंसूबों की भनक लगते ही खुफिया एजेंसियों ने आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। केंद्र के साथ साथ महाराष्ट्र और गुजरात की सरकारों को भी आगाह कर दिया गया है। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद मुंबई, अहमदाबाद के भीड़ भाड़ वाले और संवेदनशील इलाकों की निगरानी बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। समुद्री रास्तों और तटीय इलाकों की चौकसी तेज कर दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां पूरी चौकसी बरत रही हैं। किसी भी संदिग्ध हरकत पर पैनी नजर रखी जा रही है। खुफिया विभाग के सूत्रों की माने तो आतंकियों को पीओके स्थित लश्कर के मीरपुर, कोटली और मानेसरा ट्रेनिंग कैंपों में ट्रेनिंग दी गई। दीवाने आम, दीवाने खास की ट्रेनिंग के बाद उन्हें फिदाइन दस्ते की भी ट्रेनिंग दी गई है। किसी भी स्थिति में मुकाबला करने की तैयारी के साथ आतंकी अपने मिशन पर होंगे। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि आतंकियों को हर हाल में मिशन तक पहुंचने से पहले ही रोक लिया जाए। मुंबई में निशात शम्सी के साथ जनक दवे, अहमदाबाद, IBN 7। अभी तक हम लगातार देखते आए हैं कि आतंकवादी जिस तरह से काम करते हैं, पाकिस्तान की फौज का पूरा समर्थन उन्हें हासिल होता है। इसी तरह बीती रात भी अखनूर सेक्टर में सीमा पर पाकिस्तान फौज की संदिग्ध गतिविधियां देखने को मिली। जानकारी आ रही है कि पाकिस्तानी फौज सीमा पर रात में बंकर बनाने के काम में जुटी थी, लेकिन BSF के कड़े विरोध के बाद उसे ये काम रोकना पड़ा। कहा ही जा रहा है कि बंकर बनाने की आड़ में पाकिस्तान की फौज आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की कोशिश में थी। जम्मू का अखनूर सेक्टर, गुरुवार रात 12 बजे भारत पाकिस्तान की सरहद पर शांति थी। तभी अचानक सीमा पार से आने वाली बड़ी बड़ी मशीनों की आवाज ने BSF के जवानों का ध्यान खींचा। BSF के जवानों ने देखा कि पाकिस्तानी रेंजर्स JCB मशीनों के साथ सरहद पर पहुंच गए थे। साथ में बड़ी तादाद में मजदूर भी थे। मकसद था बांध और बंकर बनाने का, लेकिन BSF के जवानों ने इसका सख्त विरोध किया। पहले दोनों पक्षों में बहस हुई और देखते ही देखते बहस फायरिंग में तब्दील हो गई। पाक रेंजर्स की फायरिंग का BSF के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और उन्हें JCB के साथ पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लोग तो आपको पता है कि बॉर्डर पे जो रह रहे हैं, जो सहमे हुए हैं, हर दिन सहमे रहते हैं। वो पहले अपनी फसल लगा लेते हैं, जब हमारी लगाने की बारी आती है तो फायर कर देते हैं। फिर हमको जहाँ प्लान करना पड़ता है तो हमारी फसल रह जाती है। इसलिए हम बिल्कुल गरीबी की रेखा पे पहुंच गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पाक रेंजर्स के जवान सरहदी खेतों में बंकर बनाना चाहते थे ताकि उनकी आड़ में आतंकियों को सीमा के पास लाया जा सके और मौका देखकर उनको भारतीय सीमा में घुसपैठ करा दी जाए। हम इस वक्त अखनूर के परगवाल सब सेक्टर में हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो पोस्टें हैं, इनके उस पार पाकिस्तान की तरफ से बंकर बनाने का काम कल रात को चल रहा था, जिसको रोकने के लिए BSF ने प्रोटेस्ट किया था और जमकर यहाँ पर फायरिंग हुई थी। हम ये भी बता दें कि उस पार पाकिस्तान की तरफ से 4 JCB, 2-3 ट्रक और टिप्पर वहाँ पर वो लेबर को लेकर पहुंचे थे। मुंबई और गुजरात में आतंकी हमले के अलर्ट के बाद सीमा पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है, क्योंकि खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि आतंकवादी सीमा के रास्ते भी घुसपैठ कर सकते हैं। पवन शर्मा, जम्मू, IBN 7। जरूरत घबराने की नहीं, जरूरत चौकन्ना रहने की है। इंडिया 9 बजे में अब बात देश के दिल की, दिल्ली की। हिंदुस्तान की राजधानी, लेकिन अब इस शहर को एक नया तमगा मिल रहा है। ये तमगा है कूड़ा कैपिटल का। दिल्ली की सड़कों पर फैला हजारों टन कूड़ा दिल्ली के बाशिंदों की मुसीबत तो बढ़ा ही रहा है, साथ ही साथ सियासत का सबब भी बन रहा है। आखिर कौन है दिल्ली की इस हालत के लिए जिम्मेदार? लक्ष्मी नगर, गणेश नगर, विनोद नगर, ये देश की राजधानी है या कूड़ा कैपिटल। दिल्ली के तमाम इलाकों की ये तस्वीरें हैरान करती हैं, परेशान करती हैं।
क्या इसीलिए जनता सरकार चुनती है? क्या इसलिए शहर में नगर निगम होते हैं कि जनता अपने टैक्स भरती रहे और आप शहर का कूड़ा करते रहे? ये शहर कूड़े तले कराहता रहे, आपकी नाक की लड़ाई में खुद नाक पर कपड़ा रखने को मजबूर होता रहे। और आप कूड़े पर भी सियासत का मौका ढूंढ लें तो ये शहर अपना कूड़ा लेकर कहां जाए? ईस्ट और नॉर्थ एमसीडी के तमाम इलाकों में करीब 15,000 टन कूड़ा सड़कों पर है और आम आदमी पार्टी और एमसीडी हैं कि सियासी लड़ाई में लगे हैं। आम आदमी पार्टी का निशाना सीधे केंद्र पर है। वित्त मंत्री जी ने 2000 करोड़ रुपए का प्रोविजन एमसीडी के लिए किया था और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस 2000 करोड़ रुपए में से 1 रुपया भी दिल्ली के एमसीडी के कर्मचारियों को अभी तक नहीं दिया गया। एमसीडी और दिल्ली सरकार की इस लड़ाई में अब कांग्रेस के युवराज को भी सियासी नफा नजर आ रहा है। कुछ यही सोचकर राहुल गांधी सफाई कर्मचारियों के बीच जा पहुंचे। राहुल के पहुंचते ही कूड़े की गंध के बीच माहौल में अचानक राजनीति की गंध महसूस होने लगी। राहुल भी अपने नए हासिल अंदाज में जमीन पर बैठ गए और महिला सफाई कर्मचारियों की शिकायतों को बेहद ध्यान से सुनने लगे। जब माहौल में राजनीतिक गर्मी थोड़ा बढ़ गई तो राहुल भी जोश में आकर जिम्मेदारी की बात करने लगे। जब आप दिल्ली सरकार के पास जाते हो, दिल्ली सरकार कहती है काम ले हिंदुस्तान की सरकार से। जब आप हिंदुस्तान की सरकार के पास जाते हो तो वो कहते हैं काम लीजिए दिल्ली की सरकार से। सच्चाई ये है, ये बहाने हैं दोनों। और मैं आपको यहाँ सीधी बात कहना चाहता हूँ, ये जो जिम्मेदारी है, आपकी जो जिम्मेदारी है, ये मैं उठाऊंगा। दिल्ली में तीनों एमसीडी पर बीजेपी काबिज है। ऐसे में ये लड़ाई आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी का रुख ले चुकी है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर इस मुद्दे को सियासी रंग देने का आरोप लगाया है। केंद्र सरकार को बार बार नरेंद्र मोदी जी को घसीटना, ये ओछी राजनीति करना। केंद्र ने आपको पूरा पैसा दे दिया, आपने नगर निगम की सैलरी, नगर निगम की तनख्वाह, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगर निगम में है, उसको बदनाम करने के लिए, लोगों के घर पर कूड़ा फिकवाने के लिए दिल्ली को आप कूड़ा घर बनाते जा रहे हैं। इस बीच हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि पूर्वी दिल्ली के एमसीडी कर्मचारियों को 15 जून तक वेतन दिया जाए। उपराज्यपाल नजीब जंग ने भी राजधानी के तीनों मेयरों से मुलाकात की है और भरोसा दिया है कि एमसीडी के सफाई कर्मचारियों के वेतन के लिए शुक्रवार को ही 493 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाएगी। लेकिन ये भी सच है कि एमसीडी की फंडिंग और सियासत में दिल्ली का कूड़ा तो हो ही गया। इस कचरे का ढेर जितना तेजी से बढ़ रहा है, इस पर राजनीति भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। इन रास्तों से जब लोग गुजरते हैं तो मुंह पर पट्टी बांधनी पड़ती है, लेकिन नेताओं ने तो अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। इस कचरे के ढेर से नेता अपने अपने फायदे की सोच रहे हैं और जनता इस कचरे की राजनीति का शिकार हो रही है। कैमरा पर्सन नेहा के साथ रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। और आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली के कूड़े पर कार्टूनिस्ट नीलाभ की नजर। ये देखिए, सब पहले आपकी मुद्रा में खड़े हुए हैं और दिल्ली का कूड़ा बढ़ता जा रहा है। इंडिया 9 बजे में एक खबर अब उत्तर प्रदेश से, जहां 2 पूर्व डीजीपी पर घूसखोरी के इल्जाम लगने के बाद नौकरशाही में खलबली मच गई है। आरोप बेहद गंभीर है और वो ये कि दोनों पूर्व डीजीपी शैलेंद्र अग्रवाल नाम के दलाल के जरिए लाखों रुपए लेकर दारोगाओं की ट्रांसफर, पोस्टिंग और प्रमोशन करते थे। इस काले खेल के खुलासे से आईपीएस अधिकारियों में गुस्सा है। आईपीएस एसोसिएशन ने मुख्य सचिव और डीजीपी से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के 2 पूर्व डीजीपी पर घूसखोरी का आरोप। घूसखोरी का कोड वर्ड मुर्गा, शर्ट और मिठाई। सुनने में ये शब्द भले ही आपको आम बोलचाल के लगें, लेकिन यही वो कोड वर्ड है जिसके जरिए उत्तर प्रदेश में चलता है ट्रांसफर पोस्टिंग का सबसे बड़ा रैकेट। हैरान करने वाला ये खुलासा तब हुआ जब आगरा पुलिस के हत्थे चढ़ा एक करोड़पति दलाल, इसका नाम है शैलेंद्र अग्रवाल। इस काले खेल में उसका साथ दिया राज्य के ही 2 पूर्व पुलिस महानिदेशकों ने।
आरोप है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी एसी शर्मा और एएल बनर्जी ने शैलेंद्र अग्रवाल के जरिए करोड़ों रुपए लेकर न केवल पुलिस वालों का तबादला किया बल्कि उनकी तैनाती और प्रमोशन भी किए। इसका खुलासा शैलेंद्र के मोबाइल से हुआ। आरोपों के मुताबिक शैलेंद्र के मोबाइल में पूर्व डीजीपी एएल बनर्जी के मैसेज मिले। मैसेज में दारोगाओं के ट्रांसफर को लेकर लेन देन का जिक्र है। शैलेंद्र के मैसेज में दारोगा के ट्रांसफर का रेट था 7 लाख रुपए। बनर्जी ने मैसेज भेजा 7 नहीं 8। शैलेंद्र के रुतबे का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब आगरा पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तब उसके पास 18 सरकारी सुरक्षा गार्ड थे। की भी पूरी जांच चल रही है कि इसमें कैसे इतने गनर इनको मिले, किस आधार पर मिले, किस किस आदेश के पे मिले। कुछ 1-1 महीने करके दिए गए हैं, कोई 3 महीने करके दिया गया है। ज्यादातर सब अधिकांशतः ऑन पेमेंट थे। हाई प्रोफाइल दलाल शैलेंद्र की गिरफ्तारी तब हुई जब एक महिला दारोगा ने उसके खिलाफ पैसे हड़पने का मामला दर्ज कराया। शैलेंद्र इतना शातिर है कि उसने मौजूदा डीजीपी एके जैन के नंबर का इस्तेमाल कर महिला दारोगा को धमकाया था। जब महिला सीधे डीजीपी के पास पहुंची तब इस काले कारनामे का खुलासा हुआ। अब पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि वो डरे नहीं बल्कि मुकदमे दर्ज कराएं। मैं ये अवगत करना चाहता था लोगों को कि अगर किसी का कोई प्रकरण है और अगर किसी का कोई लेन देन किया है और उसका कुछ पैसा गया है या वो कुछ अपने बारे में कहना चाहता है तो यहाँ आकर के अपने निसंकोच अपनी FIR दर्ज करा सकता है और उसकी FIR में हम लोग अग्रित कार्रवाई करेंगे। ये मैंने अपील किया है। शैलेंद्र के कबूलनामे और उसकी कॉल डिटेल से उत्तर प्रदेश के 5 IAS अधिकारियों, 2 पूर्व डीजीपी और 1 IG सवालों के घेरे में हैं। साथ ही उसके पास से पुलिस की एक डायरी भी मिली है जिसमें लेन देन का काफी हिसाब लिखा हुआ है। पुलिस डायरी की छानबीन कर रही है लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार फिलहाल इस मामले पर खामोश है। नौकरशाही में घूसखोरी की ये कहानी पहली नहीं है, पर यूपी जैसे राज्य में शायद ये पहला मामला है जब डीजी स्तर के अधिकारी घूसखोरी को लेकर सवालों के घेरे में हैं। जिस प्रदेश में पुलिस का मनोबल पहले से ही टूटा हुआ हो, उस प्रदेश में अफसरों की घूसखोरी की आम हुई ये कहानी और मनोबल तोड़ने वाली है। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ शलभ मणि त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। नीतीश कुमार विश नहीं है, ये कहना है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का। लालू का कहना है कि नीतीश कुमार के साथ आरजेडी का गठबंधन लंबे समय तक चलेगा। लालू यादव ने ये बातें हॉट सीट पर भूपेंद्र चौबे के साथ बातचीत में कही। लालू ने और क्या कहा, एक झलक देखिए। अगर इस चुनाव में, बिहार के चुनाव में अगर जीत हासिल नहीं हुई आपको, तो भी क्या अलायंस बरकरार रहेगा? हमारा गठबंधन है, बरकरार रहेगा। तो बिल्कुल चुनाव के बाद भी इररिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट का गठबंधन हम विलय की ओर बढ़ेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट। इसके बाद हम विलय की तरफ बढ़ेंगे। तो फिर आपने क्यों कहा सर कि मैं सेकुलरिज्म के लिए जहर तक पी सकता हूं? उसका जहर का क्या मतलब था? जहर का मतलब कोई कटु बात हमारे सामने आएगी। मतलब जहर ऐसा नहीं कि आप नीतीश कुमार का जहर पी रहे हैं। यही लोग बोल रहा है ना, जो हमारी बात को नहीं समझता उल्लू लोग। समझाइए, बात समझिए। जो उल्लू नहीं समझ पाता चल आता कि नीतीश को जहर बोला। मैंने नीतीश भी सुने तो समझे कि अरे हमको जहर लालू जा रहा। 20 का प्याला भी रहेगा हमारे सामने, हमारे रास्ते में कोई 20 भी देगा हमको। सागर मंथन वो हो रहा है। सागर मंथन क्या, हम उसको भी, हम किसी भी चीज को हम बर्दाश्त खा जाएंगे, लेकिन हम भाजपा को पटकने नहीं देंगे। जो अलायंस हम बिहार में जो देख रहे हैं, क्या आप मुलायम सिंह जी को भी रेकमेंड करेंगे सर कि ऐसा ही अलायंस यूपी में भी होना चाहिए 2017 में? मायावती और मुलायम साथ आ सकते हैं क्या? हम पूरे देश में हम विलय के रास्ता को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। इस चुनाव के बाद जनता दल परिवार फर्स्ट, उसके बाद जब हम लोग इकट्ठे हो जाएंगे, आई एम होपफुल जी कि सिर्फ यूपी और बिहार ही नहीं, यूपी बिहार तो पक्का हो गया, बाकी राज्यों में हम, क्योंकि वो लोग भी वाच कर रहे हैं। अब आप चाहते हैं सर यूपी में बसपा और सपा एक साथ आए? बिहार में हम मिल सकते थे कि नहीं, इकट्ठा हो सकते कि नहीं, ये लोग इंतजार कर रहे थे। अभी भाई जगह जगह से जहाँ से बातें टेलीफोन पर आई, दुनिया में फैले हुए जो लोग हैं गल्फ कंट्री से सब जगह, कि लालू यादव ने, आप लोगों ने ऐतिहासिक काम कर दिया।